हेलो, कैसे हैं आप सब? हालचाल ठीक? सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हर वीडियो की तरह। जैसे हम करते हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत जिंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसी बात जो हमें लाइफ में इंस्पिरेशन का काम करे, कुछ हमें कुछ नया सिखाए। पर आज की जो बात है वो थोड़ी इनडायरेक्ट होगी। आज मैं आपको डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं देने वाली हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें से आपको खुद से कुछ मैसेज निकालना होगा। तो देखते हैं आप मैसेज तक पहुंच पाते हो या नहीं, और आप क्या मैसेज लेते हो एक स्टोरी से। हर बंदा अपनी स्टोरी से अलग मैसेज लेता है। तो क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट जो भी मैसेज आपको इस स्टोरी से मिला और आपने उसे लाइफ में कैसे यूज करा। तो बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत सिंपल है। देखते हैं कि ये आपके हार्ट तक कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि सिंपल चीजें ज्यादातर डीप होती हैं। तो एक स्टोरी है, सुन लो। क्या है कि एक छोटी सी प्यारी सी लिटिल गर्ल, यू हैव अ छोटी बच्ची। तो छोटी बच्ची है एंड उसका बर्थडे आने वाला है, अराउंड 10 डेज रह गए हैं। एंड शी आस्क्ड मदर टू प्रिपेयर अ ड्रेस फॉर हर। उसे एक फ्रॉक चाहिए एंड शी आस्क्ड मदर की प्लीज मुझे एक वाइट कलर की फ्रॉक बना दीजिए। एंड उसे वाइट कलर की फ्रॉक उसने कहीं देखी होगी कि मेरे को चाहिए एक लॉन्ग सा गाउन टाइप, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है, उसे बर्थडे प्रेजेंट की तरह मिलेगी बर्थडे पर, तो उसे बर्थडे तक वेट करना पड़ेगा, जिसमें है 10 दिन। ओके, तो उसकी मम्मी कहती है एंड इट विल ऑल्सो बी अ सरप्राइज फॉर यू कि उसका डिजाइन कैसा है, वो कैसी दिखती है, तो आपको उसे देखना नहीं है। तो जब जब वो बनाएंगी उस टाइम पे उसे रूम से बाहर रहना है। ओके, तो स्टार्ट होता है काम। मम्मी कुकिंग नहीं, स्टिचिंग स्टार्ट करती हैं। एंड शी ब्रिंग्स वाइट क्लॉथ, कट्स इट इनटू द शेप एंड ये साइज में काटती हैं, बनाना स्टार्ट करती हैं। 1-2 दिन हो जाते हैं उस वाइट ड्रेस को प्रिपेयर करते करते। तो ड्रेस का ऑलमोस्ट आउटलुक प्रिपेयर हो जाता है, डिजाइनिंग बाकी रह जाती है, उसको ब्यूटीफाई करना बाकी रह जाता है। तो दूर से देख रही होती है कि व्हाइट कलर का, वो छोटी बच्ची है अपनी मम्मी को देख रही होती है बनाते हुए कि हाँ कुछ व्हाइट कलर का क्लॉथ है, फ्रॉक जैसी शेप ले रहा है और सुंदर जैसा लग रहा है दूर से। तो ठीक है, दूर दूर से ही देखना अलाउड होता है ना। तो उसके बाद स्टार्ट होती है डिजाइनिंग। क्रोशे समझते हो, धागे की डिजाइनिंग। तो कलरफुल थ्रेड्स को लेके वो उस पर सिलना स्टार्ट करती है, उस पर कढ़ाई करना स्टार्ट करती है कपड़े पर, फ्रॉक पर, एंड कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। एंड वो दूर से ना सिर्फ जब वो देख रही होती है वो लड़की, मे बी उसका हम कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे कि क्या नाम रखें, पलक। तो पलक है, जब वो दूर से अपनी मम्मा को देख रही है तो वो क्या देखती है कि उसको बस दूर से देखते हैं बहुत सारे धागे जो मम्मी ने निकाले हैं, मम्मी स्टिचिंग कर रही है, उलझे उलझे से धागे दिखते हैं। तो उसे लगता है कि देखते हैं क्या हो रहा है, क्या पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, ड्रेस तो बड़ी सुंदर थी, अब पता नहीं क्या कर रही है। चलो ठीक है, 3-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब मम्मी क्या करती है, जब वो कढ़ाई हो जाती है ना तो उसको ना ऊपर रख देती है, ताकि वो जो छोटी सी बच्ची है, उसकी हाइट भी छोटी है, तो वहां तक पहुंच ना पाए और उसके लिए वो सरप्राइज ही रहे। तो जब ऊपर रखती है तो वो सीधी रखती है ऊपर से ड्रेस, तो जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है ना वो दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वो जो स्लैब होती है वो ग्लास की स्लैब होती है, कांच की। तो जो कढ़ाई का उल्टी वाली साइड होती है वो नीचे से दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो जब वो पलक वहां पे जाती है रूम में, जब मम्मी बाहर चली जाती है रूम से, वो ड्रेस देखने के लिए जाती है, तो नीचे से उसको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे उलझे उलझे से धागे होते हैं और बहुत सारी उलझी उलझी सी धागे से कोई डिजाइन नहीं बन रहा होता। हो सकता है पता नहीं मम्मी ने क्या बनाई, इतनी सुंदर ड्रेस खराब करे जा रही मम्मी। उसके बाद फिर भी वो पेशेंस रखती है कि चलो ठीक है, बर्थडे तक वेट करते हैं, देखो क्या बनता है इसका। उसके बाद ऐसी वो रोज देखती है कि रोज ना कोई अलग कलर का ना उलझा हुआ धागा वहां पे ऐड होता जा रहा है, कभी ग्रीन कलर का, कभी पिंक, कभी रेड, फिर उलझने बढ़ती जा रही है, मतलब उलझे हुए धागे इतने ज्यादा। उसे लगता है मम्मी ने तो ड्रेस खराब भी कर देनी है, और उसका मूड ना थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो मम्मी को बताती नहीं है, पर वो देखती कोई बात नहीं, जैसे माँ बना रही है। फिर वो बर्थडे का दिन फाइनली आ जाता है, जो इतने टाइम से इंतजार कर रही थी पलक, एंड इट्स हर बर्थडे फाइनली। एंड तो बर्थडे वाले दिन शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द गिफ्ट। तो मम्मी कहती है आपको शाम को मिलेगा और आपको राइट पहन के दिखानी होगी। तो जब उसे गिफ्ट मिलता है ना, तो जान के मम्मी ना उसे उल्टा ही रखती है, उस फ्रॉक को उल्टा रखती है एंड उसको उल्टा गिफ्ट पकड़ा देती है। तो वो देखती है कि ये क्या सारे उलझे उलझे से धागे, इतना खराब लग रहा है। कहती है मम्मी आपने ये क्या करा? कहती है अरे बेटा इसे सीधा करके देखो। फिर वो फ्रॉक को जब सीधा करती है तो इट्स अ ब्यूटीफुल वाइट फ्रॉक, जैसे कि एक गाउन होता है जो एक मैरिज में चर्च में पहनाया जाता है ना, प्यारा सा वाइट गाउन लंबा सा, और उससे बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाईज के पैटर्न होते हैं। तो वो देख के बहुत खुश होती है और उसे पहन कर आती है। तो इससे आगे मैं आपको मैसेज बताऊं, उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपको इससे क्या मैसेज मिला, और फिर मैं बताती हूँ। तो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट। तो मैसेज क्या मिला आपको इससे, कि वो जो फ्रॉक थी जिसकी एक साइड से उलझे उलझे से धागे दिख रहे थे, वो उलझने बढ़ती जा रही थी, रोज कोई नई कलर का उलझा धागा ऐड हो रहा था,
उस पर बेसिकली चल क्या रहा था, कढ़ाई चल रही थी, ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया जा रहा था, एक पैटर्न बनाया जा रहा था। और 10 दिन तक पलक तो परेशान होती रही ना कि रोज भाई क्या ये बेकार सा पैटर्न दिखाई दे रहा है ऐसे नीचे से देखने पर, और रोज कुछ ना कुछ उलझता जा रहा है, ड्रेस खराब होती जा रही है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। बट 10 दिन बाद पता चला कि बेसिकली वो क्या थी, वो तो कढ़ाई हो रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर होता है कि हमारी लाइफ में कभी ना बहुत ही बेकार टाइम चल रहा होता है, पता नहीं किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही होती है, शायद हम एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, या लाइफ में और बहुत बड़ी बड़ी है, तो छोटी सी तो प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक से, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट वांट टू नेम, पर मे बी कि आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो जाए, या फिर मे बी आपकी किसी आप कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जो रिप्लेसेबल हो, कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाए। काफ़ी ऐसी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, और ये लाइफ की रियलिटी की इसमें कभी भी ऐसा हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होता है, और वो चीज़ जब हो जाती है, वी थिंक कि माई लाइफ इतनी ट्रबल्ड है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, रोज़ कोई प्रॉब्लम ऐड होती जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर रोज़ हमें लगता है आज एक और प्रॉब्लम हो गई, कल भी थी, और अगले दिन हमें लगेगा लो एक और प्रॉब्लम ऐड हो गई। तो प्रॉब्लम्स ऐड ही होती जा रही है, ऐड ही होती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है, ऐड तो और हो ही जा रही है। तो समझ जाना कि जब ऐसा हो ना, उलझने बढ़ती जाए, अलग अलग कलर की, इनकी अलग अलग टाइप की उलझने ऐड होती जा रही हैं, तो समझ लेना कि भगवान पे अगर आप विश्वास करते हो, तो भगवान या क्रिएटर या फिर जो भी है आपकी डेस्टिनी, वो आपके लिए कढ़ाई करिए, कुछ ब्यूटीफुल सा डिजाइन बना रही है, इनकी कुछ बहुत प्यारा आने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सरप्राइज आने वाला है जो कि बहुत प्यारा है, और कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बनाई जा रही है। और एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती भी यही हैं, प्रॉब्लम्स आर समथिंग दैट प्रिपेयर यू फॉर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो कि आगे आ रहा है। आपको किसी बहुत अच्छी चीज के लिए, बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार करती है, प्रॉब्लम्स रेडी करती है, आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप उसके काबिल हो। तो जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए ना, और रोज की रोज प्रॉब्लम बढ़ती जाए, और आपको लगे कि इतनी प्रॉब्लम्स तो मैं डिजर्व नहीं करती या फिर नहीं करता, तो पक्की बात है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो टेक देम लाइटली यार, टेंशन नहीं लेने की है। तो आज का लेसन काफ़ी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और देखते हैं क्या पढ़ना है हमें आज। हेलो, वेलकम। जैसे कि आपको हम ऑलरेडी वेलकम कर चुके हैं, तो जो भी मैंने ज्ञान बताया है वो सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, आईटी एग्जाम के लिए भी लगाना है। आईटी एग्जाम हो, टिफर हो, नेट हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को जो आप दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम रूम तक छोड़ा और उसके रिजल्ट को खुद आने दो, उसको प्रिडिक्ट करना बंद कर दो, और लाइफ में अपने आप को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों में इन्वॉल्व करो। ठीक है, एग्ज़ाम देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिजल्ट सोचना नहीं। ओके बस, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम ऑलरेडी इसके बारे में 2 वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर होगा कि आप वो वाली वीडियो देखा हो, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ आगे, मैं ये समझ के पढ़ाऊंगी कि आप वो पुरानी वीडियोज देख चुके हो। तो इट्स बेटर दैट यू सी देम एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो। तो हम कुछ क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व करते हैं। आई अपलोड सम क्वेश्चंस दैट आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड अ ग्रुप दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज 2 बट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 3 ए पार्ट, 4 बी पार्ट एंड 5 सी पार्ट। देखने में तो ये लगता है थोड़ा अजीब, पर ऐसा पॉसिबल होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको हिंट भी दिया था कि या तो जेडन या डायहेड्रल ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप, तीनों में से किसी एक ग्रुप में इसे लगा के देखो और आंसर मिल जाएगा। तो जिन्होंने ढूंढा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ढूंढा उनकी अब हम मदद करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, और ये बिल्कुल डायहेड्रल ग्रुप से हो जाएगा। तो डायहेड्रल ग्रुप की आपने बात सुनी ही होगी। तो डायहेड्रल ग्रुप पहले बनाते हैं 3 ऑर्डर का। डायहेड्रल ग्रुप याद है क्या होता है, डी एन, जिसमें हम 2n एलिमेंट्स दिखाते हैं, कौन कौन से, आर, आर स्क्वायर, ऐसे करते करते आर रेज टू पावर n तक। ये सारी रोटेशंस होती हैं। आर रेज पर n करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो कि n रोटेशंस हैं। इसके बारे में और डिटेल पढ़नी है तो हमने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो से कवर करा हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो। और फिर ये होती है रिफ्लेक्शंस, आर एस, आर स्क्वायर एस, आर क्यूब एस एंड सो ऑन, आर एन एस तक। अब आर एन आइडेंटिटी होता है, तो आर एन एस को हम सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। दोबारा से हमारे पास क्या आ गए, एन एलिमेंट्स, एन रिफ्लेक्शंस। तो हमने पढ़ा था डी एन, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सिमेट्रीज, यानी कि रिफ्लेक्शन और रोटेशन किसकी, रोटेशन भी किसी फिगर की कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी किसकी, एन साइडेड पॉलीगन की। ठीक, तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज करा है, ताकि अगर डिलीट हो गया हो तो आपको वापस याद आ जाए कि हम किसके रेफरेंस में बात करें। तो D3 क्या होता है, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट,
और आर एस, आर स्क्वायर एस, आर क्यूब एस। और आर क्यूब एस को हम, आर क्यूब आइडेंटिटी होता है तो इसको हम डायरेक्टली एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स ये, 3 रिफ्लेक्शंस और 3 रोटेशंस। ठीक है, अब आपको D3 में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। आपको पता है ना यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करे, आर मतलब रोटेशन बाय 120 डिग्री इज बेसिकली आर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रोटेशन बाय 240 डिग्री। आर क्यूब इज रोटेशन बाय 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्लेक्शंस एक वर्टिकल जो ट्राइंगल में एन साइडेड पॉलीगन, यानी कि यहाँ पे 3 साइडेड पॉलीगन, यानी कि वो क्या बनेगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो एक वर्टेक्स ए मान लो, एक मान लो बी, एक मान लो सी। तो अगर हम ए के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन देखेंगे तो मान लो ये वाली आएगी, फिर बी के अलॉन्ग देखेंगे अगर रिफ्लेक्शन तो ये वाली आएगी, और सी के अलॉन्ग देखेंगे तो ये। तो 3 रिफ्लेक्शंस हो गई, 3 रोटेशन हो गई, जिससे कि ट्राइंगल अपने आप को ओवरलैप कर ले। रोटेशन यानी कि हम सेंटर से पकड़ के इसको 120 डिग्री से घुमाते जाएं तो ये ओवरलैप करता जाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ी थी। अब देखते हैं इन सबका ऑर्डर क्या है। आर को कितनी बार करेंगे ट्राइंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यानी कि ए बी सी ही इसका नाम रहे, चेंज ना हो। एक बार घुमाएंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा। हमें देखना है कि कितनी बार करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो आर क्यूब करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो आर का ऑर्डर क्या है, 3। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इनमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो पीछे जाके देख लें। ठीक है, अब इसी तरीके से आर स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा। अगर हम आर को क्यूब करते हैं, आर की 3 पावर करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। तो आर स्क्वायर की पावर क्या करेंगे हम, अगर वो 3 का मल्टीपल आ जाए उसकी पावर कुछ, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर हम 2 इंटू 3 कर दें तो 6 आ जाएगा। एंड आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3 इज बेसिकली आर 2 इंटू 3, दैट इज आर 6। एंड आर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब का स्क्वायर। एंड आर क्यूब इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्क्वायर इज अगेन आइडेंटिटी। तो आर स्क्वायर को हम कितनी बार करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 3 बार करें। तो हमने बेसिकली जो ऊपर पावर है उसको हमने क्या किया, 3 का मल्टीपल बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका भी 3 आ गया। और आइडेंटिटी का ऑर्डर तो किसी भी ग्रुप में 1 होता है। ठीक, और जितनी भी रिफ्लेक्शन है उन सबका ऑर्डर कितना होता है, 2। ये तो हम जनरल लॉजिक से समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करूँ तो क्या होएगा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ए अपनी जगह पे रहेगा। तो ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा रिफ्लेक्शन में, ए सी बी, जब हमने इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करा वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अगर मैं इस रिफ्लेक्शन को दोबारा रिपीट कर दूँ तो वापस बी इधर आ जाएगा, वापस सी इधर, तो वापस हमारे पास ओरिजिनल फिगर आ जाएगी। यानी कि रिफ्लेक्शन को 2 बार लगाओ तो आइडेंटिटी एलिमेंट ओरिजिनल फिगर आ जाती है। तो सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है। तो सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर बचल गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, ऐसे एलिमेंट्स उठाओ। कैसे एलिमेंट्स, जिनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2। हम ऑर्डर को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। दोनों तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स उठाओ जिनका ऑर्डर 2 है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए भी बताओ, पहला पार्ट कर रहे हैं कि 3 कब आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए भी होता क्या है, 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करने पे ऑर्डर आता क्या है, दिस इज बेसिकली एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, तो हम इन दोनों के ऑर्डर का एलसीएम निकालें तो वो आता है। ये जनरल लॉजिक हम सोच के चलते हैं कि 2 एलिमेंट्स के ऑर्डर का एलसीएम निकालें तो उसके प्रोडक्ट का क्या आ जाता है, हमारे पास एलसीएम आ जाता है। पर ये हर जगह नहीं लागू होता, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, 2। और अगर हम ए बी प्रोडक्ट को हम लेके चले एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2,2, वो तो 2 ही होता है। पर ऐसा नहीं होगा, देखेंगे हम यहाँ पे कुछ और होगा, तो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रुप में हैं, उसके हिसाब से ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये नहीं होगा और देखते हैं कैसे। ए इंटू बी करते हैं। अब हमें कोई 2 एलिमेंट्स उठाने, 2 ऑर्डर वाले। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है 2 ऑर्डर वाले, कोई भी 2 उठा लो। ठीक है, तो कौन से 2 एलिमेंट्स उठाना पसंद करोगे आप, आर और आर स्क्वायर ऐसे उठा लो। ठीक है, या फिर कुछ भी, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लो जिनका ऑर्डर 2 है। तो उठा के देखते हैं। मान लो हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने मान लिया मान लो बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। देखते हैं कौन सा लेके हमारे पास 3 आएगा, देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, आर एस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर एस से। ठीक है, अब D3 क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, डी एन डायहेड्रल ग्रुप फॉर्म करता है। कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में D3 फॉर्म्स अ ग्रुप रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन
और इस डॉट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, कीपिंग इन माइंड दिस फॉर्मूला आर रेज़्ड टू पावर आई एस इज इक्वल टू एस आर माइनस आई, इस फॉर्मूला का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यानी कि अब हम आर एस को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं एस आर इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर एस, ठीक है। अब एस आर इनवर्स क्या बन जाएगा, एस आर माइनस वन, और यहाँ पे पावर टू है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास आर टू माइनस वन दैट इज वन एंड एस, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आर एस को ही दोबारा लिख लो, आर एस को हमने क्या लिखा था, एस आर इनवर्स, दोबारा लिख देते हैं एस आर इनवर्स, ये बन जाएगा एस स्क्वायर आर इनवर्स। एस स्क्वायर क्या होता है, किसी भी यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन का ऑर्डर अगर हम दो बार कर दें तो आइडेंटिटी आ जाता है, तो एस को भी अगर हम दो बार करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, हो जाएगा आइडेंटिटी इनटू आर इनवर्स। अब आर इनवर्स तो इसमें है नहीं, तो इसको इसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी जैसे यहाँ पे है आइडेंटिटी एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आर इनवर्स इंटू आर क्यूब ही है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और आर स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो मिल गया हमें एक ऐसा एलिमेंट की नहीं, ऐसे दो एलिमेंट्स मिल गए जिनका ऑर्डर 2 है, पर उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट करा तो उसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, बट ऑर्डर ऑफ ए दैट इज आर एस एंड ऑर्डर ऑफ बी दैट इज आर स्क्वायर एस, दोनों का अलग अलग ऑर्डर क्या था, 2 था। तो जो क्वेश्चन चाहता था वो हमें मिल गया। बिल्कुल सेम तरीके से ही आगे के 2 पार्ट्स होंगे, अब आप समझ ही गए होंगे कैसे, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, खुद अंदाज़ा लगाओ वीडियो रोककर, फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगी और फिर अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम अगर हमें निकालने 2 एलिमेंट जिनका ऑर्डर ए का हो 2 और ऑर्डर ऑफ बी क्या हो 2, पर प्रोडक्ट करने पे ऑर्डर क्या आ जाए 4। तो जब हमने 3 की बात की थी तो हमने D3 में बात की थी, अब हम 4 की बात करें तो हम किस में बात करेंगे, D4 में, और D5 की बात करेंगे तो किस में करेंगे, D5 में। और आपको पता है कैसे आपको 4 बनाना है और उसमें से एलिमेंट्स उठाने हैं, तो D4 बनाओ, क्या बनेगा, आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर 4 दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। ये सारी हमारे पास 4 आ गई रोटेशंस। फिर रिफ्लेक्शंस लिखो, आर एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब एस एंड आर 4 एस, जिसको हम अकेला एस भी लिख सकते हैं। ये आ गई 4 रिफ्लेक्शंस। अब इसमें से एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर है 4, इसका है 2, इसका है 4, इसका है 1, और ये सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है, कोई भी दो ऑर्डर के एलिमेंट उठा के देखने हैं और देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 4 ऑर्डर आ जाए। तो कोई भी 2 ऑर्डर के आपको इनमें से एलिमेंट उठा के देखने हैं और आपको पक्का ऐसे मिल जाएंगे जिसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। और सिमिलरली आपको D5 में करना है, D5 लिखो, फिर से कोई 2 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स उठा के देखो और फिर देखो कि क्या उसमें 5 ऑर्डर का एलिमेंट बन पा रहे हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया आपको कैसे करना है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था पर इंटरेस्टिंग था, और डायहेड्रल ग्रुप की इसमें ज़रूरत थी। जब मैंने डायहेड्रल ग्रुप की वीडियो बनाई थी और वो पढ़ाया था, तब मैंने स्पेशली बार बार 1000 बार उस वीडियो में कहा था कि इस ग्रुप को याद रखना, ये बहुत बार काम आएगा एग्जाम्पल्स में, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने में, ऐसे ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स ढूंढने में, बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ढूंढने में। क्योंकि आप देखो कि जनरली बाकी सारे ग्रुप्स में ना ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। ये हमेशा नहीं होता, कब होता है बताएंगे आपको, हमेशा नहीं होता है, कब होता है आपको बताएंगे, पर ज़्यादातर जगह में हो जाता है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो डी एन ज़्यादातर एक्सेप्शंस निकालने में हमें बहुत काम आता है, तब इसको आप याद रखें अगली बार से, और इसमें यहाँ पे सी भी आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सेट है सब, ठीक। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले कुछ 2 वीडियोज़ में हमने UN की बात करी है। UN क्या होता है, UN बेसिकली ZN से बनता है, ZN जो कि एडिशन मॉडलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो इस ZN में से अगर हम क्या कौन से एलिमेंट्स उठा लें, वो सारे एलिमेंट्स ZN के उठाओ सच दैट GCD यानी कि HCF या GCD कह लो, GCD ऑफ x, n इज़ 1। तो ऐसे हमने UN बनाया था। अब UN का भी एक हम स्पेशल सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं, यानी कि UN क्या था, ZN से छोटा था, अब उसका भी हम एक स्पेशल सब ग्रुप छोटा पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसका क्या नाम है, UKN। इस क्वेश्चन में उसके बारे में ही समझाया जा रहा है कि UKN क्या होता है।
अब UN के वो वाले एलिमेंट्स उठा लो सच दैट दे आर 1 mod k। तो कौन से एलिमेंट्स इसमें से अब हमें UN के एलिमेंट्स उठाने हैं, UN के वो वाले एलिमेंट्स उठा लो सच दैट x इज इक्वल टू 1 mod k। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया किस तरीके से उठाना है और हमें बाकी की चीज़ें प्रूव करनी है। कौन कौन सी निकालनी है हमें U420 निकालना है, ठीक है, और हमें निकालना है U520 और हमें निकालना है U530 एंड U1030। तो हमें 4 पार्ट्स करने हैं और जैसे कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन में अभी कर रहे हैं क्योंकि हम सारे सिमिलर पार्ट्स हैं तो हम कोई भी एक पार्ट करेंगे, बाकी आपको खुद से ट्राई करने होंगे और आपको एक पार्ट से अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। ठीक, तो कोई भी एक इसमें से चूज़ कर लेते हैं रैंडमली, तो रैंडमली फर्स्ट पार्ट ही लेके चलते हैं और उसको ट्राई करते हैं और बाकी का आप देखना खुद। ठीक, तो पहले हम बनाते हैं U420 के लिए हमें पहले क्या बनाना था, इसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा। पहले Z20 की बात करेंगे, फिर U20 की बात करेंगे, फिर U420 पे आएंगे। ठीक है, एक दो बारी अभी 4 मैं एक करवाऊंगी, बाकी 4 आप करके देखना, फिर तो आप एकदम से डायरेक्टली बना पाओगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि Z20 क्या होता है। तो Z20 हमारे पास क्या होता है, Z20 मतलब 0 से लेके 20-1 तक एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं सारे एलिमेंट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगी अभी क्यों लिख रही हूँ, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप ये सब ओरली कर पाओगे। पर एक बारी क्योंकि मेरे को करके दिखाना है, आपको समझाना है, तो मैं सारे एलिमेंट्स लिख रही हूँ। 17 18 19। हम छोटा एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं, पर मुझे लगता है जब हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चों को लगता है कि सिर्फ छोटे एग्जाम्पल ही आएंगे पेपर में। पेपर में ज़्यादातर बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं ताकि आपको वो टाइम कंज्यूम करें, तो इसलिए हम बड़े एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करें। मैंने वही क्वेश्चन चूज करके रखे हैं जिसमें बड़े एग्जाम्पल हो, पेपर जैसा लगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास Z20। ठीक है, और ये 11 है अगर 14 जैसा लग रहा है तो अब करते हैं आगे। अब हमें अगला क्या बनाना है, U20 बनाना है। तो U20 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट Z20 में से जिनका 20 के साथ GCD क्या हो, 1 हो। GCD 1 हो यानी कि उसके साथ कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो अब देखते जाओ कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसका 20 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 0 का तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर है, 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो इसमें आ गया। 2 का तो कॉमन फैक्टर है ना, 2 और 20 का अगर हम GCD निकालें तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट बना दो तो इसका HCF क्या आएगा, 2 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, तो GCD 2 आ गया, तो हम ये 1 के बराबर नहीं है तो 2 इसमें नहीं आएगा। पर 3 इसमें आ जाएगा क्योंकि 3 और 20 का GCD 1 होता है। फिर 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 और 20 का GCD 4 ही होता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, 11 भी आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा और 19 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हमने किस तरीके से एलिमेंट्स इंक्लूड करें। तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा कि U20 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो वो कितने आ गए हमारे पास 8 एलिमेंट्स। Z20 में कितने एलिमेंट्स थे, 20 एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं U क्या बनाना था, U420। तो U420 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो वाले एलिमेंट्स UN में से जिनका इसके साथ रिमाइंडर 1 आए, मॉड K करके 1 आए यानी कि रिमाइंडर 1 आए, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स उठाओ अब U20 में से सच दैट x का रिमाइंडर आए 1 मॉड K लगा के, तो मॉड 4 लगा के। तो इन सब पे मॉड 4 लगाते जाओ तो 1 आना चाहिए। मॉड 4 लगाने का क्या मतलब है, ये भी हमने बहुत अच्छे से पुरानी वीडियोस में समझा है, इसमें शॉर्टकट में बताऊंगी, डिटेल पे जाने तो पुरानी वीडियोस देखें। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में अलजेब्रा वाली आपको सारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर हम मॉड 4 लगा रहे हैं इसका मतलब है कि 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। जैसे कि मैं अगर लगा रही हूँ 9 पे मॉड 4, तो इसका क्या मतलब है, 9 को 4 से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर निकालो, तो ये क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब कि हमने जब डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 आ गया। इससे पता चलता है कि 9 इज बराबर 1, 9 1 के बराबर है। कब बराबर है, जब हम मॉड 4 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मॉड 4 लगाना, यानी कि जिस भी नंबर पे मॉड 4 लगा रहे हो यानी कि आपको रिमाइंडर निकालना है उसका 4 से डिवाइड करके। तो 1 पे मॉड 4 लगाओगे तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो जिस पे रिमाइंडर 1 आ रहा है वो इसमें लिखते जाने। 3 पे मॉड 4 लगाओगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, वो इसमें नहीं लिखेंगे।
7 पे मॉड 4 लगाओगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, वो इसमें नहीं लिखेंगे। 9 पे मॉड 4 लगाओगे तो अभी हमने देखा रिमाइंडर 1 आता है, तो 9 इसमें आ गया। 11 पे मॉड 4 लगाओगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। 13 पे मॉड 4 लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो उसको इसमें लिख देंगे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें बेसिकली क्या आने वाले हैं, 4 का कोई मल्टीपल लो, उसमें 1 ऐड कर दो, उस टाइप के नंबर इसमें आने वाले हैं। जैसे कि 17 क्या है, 16 + 1, तो वो इसमें आ गया। 13 क्या था, 12 + 1, 4 3 12, 12 + 1, तो वो भी इसमें आ गया। 9 क्या है, 8 + 1, वो भी इसमें आ गया। अब बताओ 19 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी 4 के मल्टीपल में 1 प्लस करके नहीं आने वाला है। वैसे भी हम कर सकते हैं, 19 का 4 मॉड निकाल के देखो, 4 से डिवाइड करो, 4 4 = 16, रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो बेसिकली 19 इज इक्वलेंट टू 3 अंडर मॉड 4। और हमें क्या चाहिए, किसके इक्वलेंट चाहिए, 1 के चाहिए। तो 1 तो नहीं आ रहा, तो 19 भी नहीं आएगा। तो U420 बन गया ये 4 एलिमेंट्स वाला। और U420 में कितने एलिमेंट्स आ गए हम देख पा रहे हैं, 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने बनाया, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको कैसे देखना है, सब समझ में आ गया। ईजी था, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। इसी तरीके से आपको बाकी के 3 में निकाल के देखने हैं, और आप खुद से आराम से निकाल पाओगे, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, अगली चीज क्या है कि UKN इज अ सब ग्रुप ऑफ UN। अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे पास ये UKN बनता है, ये हमेशा UN का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। पर जरूरी नहीं है कि UN हमेशा Z20 का सब ग्रुप हो, और होता भी नहीं है, क्योंकि Z20 तो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, एडिशन मॉडुलो n। और UN हमेशा ग्रुप नहीं फॉर्म करता, पर अगर करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में करता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, इसके बारे में भी पुरानी वीडियोस में अच्छे से बात करी है। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, तो पहली बात ये कि Zn एडिशन मॉडुलो रिस्पेक्ट के में ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, वेयर एज UN, if it forms group with respect to addition model n, is a group for some n। हमेशा ग्रुप नहीं होता, अगर कर जाए ग्रुप फॉर्म तो कुछ n के लिए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में करता है। और इसलिए क्योंकि इनका ऑपरेशन ही अलग है, इसलिए सब ग्रुप नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये अगर इसको हम *1 मान ले और इसको हम *2 मान ले, एंड एज *1 इज नॉट इक्वल टू *2, तो सेम ऑपरेशन नहीं है, तो हम सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा ही नहीं सकते। देयरफॉर UN इट इज अ सबसेट ऑफ Zn, ये बात बिल्कुल सही है, बट UN इज नेवर अ सब ग्रुप ऑफ Zn। तो UN सब ग्रुप नहीं होता, पर सबसेट होता है। ठीक, एक बात तो ये है। दूसरी बात, अभी हमने जो UKN बनाया है, UKN इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ UN। ये हमेशा सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप की नोटेशन है। आप इसको फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट से चेक कर सकते हैं। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, अलग अलग वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, रिपीट भी कर चुके हैं। जब हमने सेंट्रलाइजर पढ़ा था उस वीडियो में भी, तो मैं फिर भी रिपीट करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे रिपीट करना ज़रूरी है। तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है, अगर हमें देखना है कि H सब ग्रुप है या नहीं G का, अगर हमें ये चेक करना है, तो टू चेक इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो हम क्या देखेंगे, अगर G फाइनाइट है तभी हम ये लगा सकते हैं, इफ G इज फाइनाइट, क्लोजर प्रॉपर्टी इन H। तो बस एक प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी, और अगर वो होल्ड कर जाए तो हम कह देते हैं कि बिल्कुल हाँ जी हाँ, एंड कंक्लूड इफ इट होल्ड्स वी कंक्लूड दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सिंपल टेस्ट है, आप वो लगा के देख लोगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा कि ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। तो क्योंकि ये भी फाइनाइट ग्रुप होता है हमेशा, तो UN इज फाइनाइट, तो हम ये लगा सकते हैं, और फाइनाइट है तो आप लगा के देखोगे तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। तो ईजी इनफ। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको लाइटली नहीं लेना है और अच्छे से समझते जाओ। और कुछ भी गैप है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हमको नहीं पता, UN क्या होता है नहीं पता है, Zn नहीं पता है, तो पुरानी वीडियोस देखो। पहले तो पुरानी 2 क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं वो पक्का देखो, और बाकी कंसेप्ट वाली वीडियो भी देखो, ताकि आपका बेस क्लियर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए चूज करके करवा रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा है कि आप इसे अच्छे से बेनिफिट हो, और बेनिफिट उठाने का तरीका वही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, पहली बात तो हमें बताया गया कि H क्या है, कोई सब ग्रुप है इंटीजर्स का। ठीक है, अब इंटीजर्स जो हैं Z, ये किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हैं, याद है आपको, इंटीजर्स फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नॉर्मल एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअल एडिशन है,
मेरी मर्जी में इसको ऐसे मर्जी दिखाऊँ, हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसकी बात करें। तो ये यूजुअल एडिशन ही है। तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीजर क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। कौन सी चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये चार प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होती हैं और ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब हमें क्या दिखाना है, उसको एक प्रॉपर सब ग्रुप ढूंढना है। प्रॉपर का मतलब उसके बराबर ना हो, प्रॉपर मतलब उसके बराबर ना हो, स्ट्रिक्टली लेस देन हो, बिल्कुल वैसे टाइप का सब ग्रुप। तो हमें एक प्रॉपर सब ग्रुप ढूंढना है उसका, ठीक है, जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हो। कैसे एलिमेंट्स, H सब ग्रुप ऑफ G सच दैट 18, 30, 40 बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब अगर इंटीजर्स का कोई भी सब ग्रुप होता है ना, वो किस फॉर्म का होता है, बताओ मुझे। अगर हमारे पास गिवन है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है पहले ये बताओ। 0, +-1, +-2, +-3, यही एलिमेंट्स आते हैं इसमें। +-1 का मतलब है +1, -1, हमने उसे इकट्ठे लिख दिया। तो +-1 का मतलब क्या होता है, +1, -1, इस तरीके से। तो हमने इसे इकट्ठे लिख दिया शॉर्ट। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इसका कोई भी सब ग्रुप जो होता है, अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन पक्का H किस फॉर्म का होगा, H इज समथिंग लाइक MZ फॉर सम M बिलोंग टू नेचुरल नंबर। MZ मतलब, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, पेन चेंज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, 2Z ले लो। तो इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Z। 2Z में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सिर्फ इवन वाले, 0, +-2, +-4, +-6। तो आप देख पा रही हो उसमें सारे इंटीजर्स नहीं आ रहे ना, ऑड वाले सारे रह गए, ऑड वाले नेगेटिव भी, ऑड वाले पॉजिटिव भी। तो ये सब ग्रुप तो बन गया इंटीजर्स का, बिल्कुल बन गया ना। और आप देखोगे इसमें कोई भी 2 नंबर्स ऐड करो तो इसी में लाई करेंगे, और ये भी सारी ये वाली चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवेगा। तो ये भी ग्रुप भी फॉर्म कर जाता है, और सेम एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो 2Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी आप 2Z ले लो, 3Z ले लो, 4Z ले लो, आप कोई भी MZ करोगे तो वो सब ग्रुप बन जाता है इंटीजर्स का। ठीक है, पहली बात ये। अब जो एलिमेंट्स इन तीनों को कंटेन करेगा वो भी इस टाइप का ही कोई होगा। तो इफ 18, 30, पेन वापस चेंज करना था हमें, 30, 40, ये नंबर है ना, हाँ, बिलोंग टू MZ। अगर किसी MZ में 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब M इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 3 नंबर, ये सारे नंबर्स 2Z में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप देखोगे सारी इवन है, यानी कि 2 सबको डिवाइड कर रहा है। देखो 2 कर रहा है कि नहीं, 2 को भी डिवाइड करता है, -2 को भी, +2 को भी, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी करता है। तो कोई भी MZ में जो भी 3 नंबर होंगे, M उन सबको डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर ये तीनों MZ में बिलोंग करें, इसका मतलब M डिवाइड कर रहा होगा 18 को, M डिवाइड कर रहा होगा 30 को, और M डिवाइड कर रहा होगा 40 को। ये डिवाइड का साइन होता है। जैसे हम बचपन से फैक्टर कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 30। बस लिखने का तरीका बदला, बात वही है। तो इसको सीधा डंडा बना दो, मतलब डिवाइड्स। तो हम इन तीनों को डिवाइड करें, और आपको बचपन से पता है कि जब कोई नंबर 3 नंबर्स को एक टाइम पे डिवाइड करता है तो हम उसे क्या लेके चलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं इसे, बिल्कुल, है ना। तो M इज बेसिकली HCF कह लो, या फिर GCD कह लो। किस किस का, 18 का, 30 का और 40 का। आप GCD निकाल लो, वही यहाँ पे M हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का आप HCF निकालो, GCD निकालो, क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल्स। तो 18 के फैक्टर्स लिखो, वो क्या आते हैं, ये होता है 6 8 नहीं 6 3 18, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 2। 30 के फैक्टर्स लिखो, 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, दैट इज। तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे 3⁻0 था और यहाँ पे 5⁻0। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। देयरफॉर ये सब कहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, 2Z में। तो इस टाइप का जो हमें सब ग्रुप मिलने वाला है वो बेसिकली क्या मिलेगा, 2Z मिलेगा। तो H ओवर हेयर इज 2Z। ऐसा एलिमेंट जिसमें तीनों के तीनों इकट्ठे बिलोंग कर रहे हो, क्या होता है, उन तीनों का GCD निकाल लो, उस टाइप का सब ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग था। ऐसा एक और क्वेश्चन भी, ऐसे आप जितने मर्जी क्वेश्चन आप बता सकते हो, मैं पूछती हूँ आपसे, बताना। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि अगर H सब ग्रुप है G का और उसमें 3 एलिमेंट्स बिलोंग करें, कौन कौन से, 21, 3 एंड 81। तो बचाओ H कैसा होगा, और 4 ऑप्शन आपके पास, 3Z, 81Z, 21Z, 15Z। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है। तो सिंपल बात है,
इन तीनों का GCD निकाल लो। तो हमें क्या निकालना है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 21, 3 एंड 81। और वो हमारे पास क्या आएगा, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 0, और हम 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 दैट इज़ 3 रेज़ टू द पावर 4। तो HCF यानी कि GCD क्या हो जाएगा, सबकी स्मॉलेस्ट पावर्स ले लो। तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3, 7 की स्मॉलेस्ट पावर 0, वी गेट इट एज 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, H की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स Z, यानी कि H क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा 0 प्लस माइनस 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। हमने पूरे Z इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 इस टाइप का बन जाएगा। आप देखोगे इसमें 21 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 81 भी आ जाएगा। तो आंसर है A पार्ट। इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है 3 एलिमेंट्स गिवन हो, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स गिवन हो सकते हैं, 10 भी गिवन हो सकते हैं। आपको सिर्फ HCF निकालना है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। जितने मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैंने चुन चुन के रखे हुए हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगर हम हर बुक की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम कंसेप्ट कवर नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन चूज कर रही हूँ जो आपको जैम के बेसिस पे या फिर नेट के बेसिस पे काम आ सकते हैं, और हम सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। पर क्वेश्चन को टारगेट जरूर करना है। जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसी को वो बस MCQ के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। पर आपको MCQ भी प्रैक्टिस करना है साथ साथ में। तो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो प्रैक्टिस करो, साथ में सारे पास्ट ईयर सॉल्व करने की कोशिश करो, या कोई अच्छी बुक से MCQs उठा लो और उनको टारगेट करते जाओ। दिस इज़ द ओनली वे, और कोई शॉर्टकट नहीं है, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है कोई भी पेपर क्लियर करने का। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। एंड एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और किसी और की आपको लगता है काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू प्रेस द लाइक बटन इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी। ट्रिप भोई मैं साइनिंग ऑफ, बाय बाय।